हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ प्लानिंग ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स या अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग। अब इसमें प्लानिंग में क्या काफ़ी चीज़ अलग अलग कवर होगी। कंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में काफ़ी अलग लेक्चर आएगा, तो कुछ चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं, बट प्लानिंग में क्या हमको बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देना पड़ता है कि इसमें फर्दर आपको आगे भी जो है 3 लेक्चर प्लानिंग के ऊपर ही हमारे रहेंगे। इसमें सीस्मिक कोर्स रहेगा या इंट्रोडक्शन टू अर्थक्वेक डिजाइन रहेगा या अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल्स रहेगा। ये भी प्लानिंग के ही पार्ट है। तो ये वाला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका प्लानिंग का, तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि अर्थक्वेक होता क्या है। अर्थक्वेक में एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी है जो अर्थ के अंदर होता है और ग्राउंड को मूव करता है। जब ये ग्राउंड को मूव करता है, वो सडन एनर्जी रिलीज होता है, तो वो उसके ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर्स है उनको मूव करता है, जिसके कारण वो स्ट्रक्चर्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स कोलैप्स होने लगते हैं। तो इसीलिए हमको इस प्रकार से प्लानिंग करना पड़ती है कि हमारे वो स्ट्रक्चर्स कोलैप्स ना हो। भले वो थोड़ा मूवमेंट दिखाए, थोड़ा बेंडिंग दिखाए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, थोड़ा स्वे दिखाए, बट उनको वो नहीं होना चाहिए। ये सीज़मिक जो है अपना हैज़ार्ड्स है, इससे हमको काफ़ी नुकसान होता है, इससे हमको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसके लिए हमारे पास क्या है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हमको बहुत सारे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कोड्स देता है, जिसमें कि सबसे पहला है IS 1893। जो IS 1893 है वो एक मेन कोड है इसके लिए, जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन के बारे में बताता है। और एक और हमारा जो इंपॉर्टेंट कोड है वो दैट इज IS 4326, जो कंस्ट्रक्शन के बारे में बताता है। तो इन दोनों कोड्स को कंजक्शन में यूज करते हैं और इसमें जो रिकमेंडेशंस दी हुई रहती हैं उनको हम लोग अप्लाई करते हैं अपने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स की डिजाइन में भी और उसके कंस्ट्रक्शन में भी। अब काफी सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं इसके लिए, आपका जो प्लानिंग के लिए। सबसे पहले तो हमको एक करना पड़ता है कि सीस्मिसिटी ऑफ द एरिया। अब सीस्मिसिटी से मतलब है कि उस एरिया में कितने टाइप के भूकंप आते हैं, कितनी एक साल में कितने भूकंप आते हैं और उनकी इंटेंसिटी क्या रहती है, उनका रिचर स्केल पे इंटेंसिटी क्या रहती है, ये सारी चीजें इसको हम सीस्मिसिटी के नाम से जानते हैं। तो ये सीस्मिसिटी हमको जितनी ज्यादा हमको इसके बारे में डेटा मिलता है, तो हमारा प्लान करने में हमको उतनी ज़्यादा मदद मिलती है। फिर हम टाइप ऑफ सॉइल को देखते हैं, सॉइल का जो एक्सप्लोरेशन करते हैं इसका, सॉइल के सैंपल्स लेते हैं, उनको लेबोरेटरीज में चेक करते हैं और पता करते हैं कि सॉइल का टाइप क्या है। क्योंकि सॉइल का टाइप, अगर सॉइल का टाइप अगर सॉफ्ट है, तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर हमको ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, ज़्यादा बड़े अर्थक्वेक के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उसको हमारे स्ट्रक्चर को ज़्यादा बड़े स्ट्रक्चर के लिए तैयार रखना पड़ेगा। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जितना ऊंचा बिल्डिंग होगा उतना ज्यादा वल्नरेबल है वो अर्थक्वेक से। अगर अर्थक्वेक आएगा तो ज्यादा ऊंची बिल्डिंग को वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, छोटी बिल्डिंग को ज्यादा कम नुकसान पहुंचाता है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हाइट ऑफ बिल्डिंग, कि हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग के अकॉर्डिंगली हमको उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। और बिल्डिंग्स का यूज क्या है। अब जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग है या कमर्शियल बिल्डिंग है या पब्लिक बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, फायर स्टेशन है, या पब्लिक से जुड़ी हुई, पब्लिक सर्विसेज से जुड़ी हुई कोई काम है, तो इन सारी चीज़ों को, कोई बिजली घर है, तो इनके लिए हमको अलग से ज़्यादा, हमको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उनकी प्लानिंग हमको अलग प्रकार से करना पड़ती है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट के लिए। डिज़ाइन फीचर्स की बात करें तो हमारे पास इसमें डिज़ाइन फीचर्स है, जो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर का फाउंडेशन जितना ज्यादा मजबूत होगा, उतना ज्यादा वो अर्थक्वेक से अपने आप को बचा पाएगा, या अर्थक्वेक से होने वाले नुकसान से अपने को बचा पाएगा, या उस नुकसान को काफी हद तक कम कर पाएगा। डक्टाइल मटेरियल्स का हम यूज करें, डक्टाइल मटेरियल्स जैसे हम आरसीसी का यूज करें, तो डक्टाइल मटेरियल्स क्या है, कोलैप्स नहीं होते हैं। अगर सिर्फ कंक्रीट होगा या आपका मैसनरी वर्क होगा तो इट कैन कोलैप्स। स्टोन मैसनरी सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, वो कोलैप्स हो सकता है। लेकिन डक्टाइल मटेरियल होगा, जैसे टिम्बर हो गया, बैम्बू हो गया, आरसीसी हो गया, ये एकदम कोलैप्स नहीं होते। दे कैन स्वे, वो मूव कर सकते हैं, हिल सकते हैं, बट एकदम कोलैप्स नहीं होते। तो डक्टाइल मटेरियल्स अगर हम यूज करते हैं तो इससे हमको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर की प्लानिंग करने में हमको काफी मदद मिलती है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, जो बिल्डिंग के एलिमेंट्स है सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
तो जहाँ पर वो जॉइंट्स आ रहे हैं, उन जॉइंट्स का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उन जॉइंट्स को हमको ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ता है, ज़्यादा रिइंफोर्स करना पड़ता है, सच दैट कि अर्थक्वेक के केस में जॉइंट्स जो है खुले नहीं। अगर जॉइंट खुल गए, 2 आपस में वॉल्स हैं वो इंटरलॉक नहीं है, या 2 बीम्स आपस में इंटरलॉक नहीं है, या कॉलम और बीम इंटरलॉक नहीं है, तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। दूसरी बात हम क्या करते हैं, डैम्पिंग करते हैं, मतलब डैम्पनर्स लगाते हैं। डैम्पनर्स के लिए भी प्लान करना पड़ता है, इसकी भी प्लान करना पड़ता है कि कहाँ-कहाँ पर हम डैम्पनर्स लगाएँ, किस-किस दिशा से आपका अर्थक्वेक आता है, कितनी इंटेंसिटी का आता है, उस हिसाब से अगर डैम्पनर्स लगाते हैं। डैम्पनर्स यानी बिल्डिंग के लिए शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करते हैं, तो अर्थक्वेक का जो शॉक आता है, वो एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बिल्डिंग को कोलैप्स नहीं होने देते हैं, स्ट्रक्चर को कोलैप्स नहीं होने देते हैं, थोड़ा-सा हिल-डुल के वो शांत हो जाता है। फिर हम बेस आइसोलेशन के लिए भी प्लान करते हैं कि हमारा बिल्डिंग में बेस आइसोलेशन हो, यानी फाउंडेशन यानी अर्थ से हमारा बिल्डिंग के बीच में एक ऐसा सिस्टम आ जाता है जो उसको अर्थ से अलग कर देता है। तो अर्थ का जब मूवमेंट होता है तो अर्थ के मूव के साथ बिल्डिंग मूव करती है। अगर वो बिल्डिंग रिजिड हो, अर्थ मूव करे, तो फिर आपका बिल्डिंग को कोलैप्स होने का खतरा है। जैसे इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अपन किसी मूविंग व्हीकल में जब स्टेशनरी होता है व्हीकल और हम उसमें बैठते हैं और मूविंग व्हीकल एकदम से जैसे स्टार्ट होता है, तो हमको एक झटका सा लगता है। और सेम झटका तब लगता है जब व्हीकल मूविंग रहता है और एकदम से ब्रेक लगता है, तभी हमको झटका लगता है। अब रीजन क्या है कि जब हम स्टेशनरी है और व्हीकल भी स्टेशनरी है, तो व्हीकल तो मूविंग आ जाता है, हम थोड़ी देर के बाद मूविंग में आते हैं। और जब व्हीकल स्टॉप होता है तो हम मूविंग में रहते हैं और व्हीकल पहले स्टॉप हो जाता है, तो हमको झटका लगता है। ऐसा ही अर्थक्वेक के केस में भी होता है। अर्थ की जो वेव्स हैं या अर्थक्वेक वेव्स हैं, जैसे ही ट्रांसमिट होती हैं, तो बिल्डिंग स्टेशनरी है। अब बिल्डिंग स्टेशनरी है तो उसको झटका लगेगा, कोलैप्स हो जाएगी। अगर बिल्डिंग में भी अगर मूवमेंट का हम अगर दे दें, प्रोविजन दे दें, तो बिल्डिंग भी थोड़ा सा मूव करेगी। तो बेस आइसोलेशन हमारा ये काम करता है, बिल्डिंग को मूव करता है, थोड़ा सा रोलर्स के ऊपर सपोर्ट करते हैं उसको, या बियरिंग्स के ऊपर सपोर्ट करते हैं, सच दैट कि वो थोड़ा-सा उसमें मूवमेंट आ जाए। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारा अपना जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। नाउ दूसरी बात क्या है कि हमारे बिल्डिंग्स को जितना भी हो सके सिंपल बनाना चाहिए। एसिमेट्रिकल लगाएँगे और आपके अजीबो-गरीब डिज़ाइन्स बनाएँगे जो सिमेट्री में नहीं होंगे, आपके ग्राफ के दोनों तरफ इसके नहीं जा रहे होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। वहाँ पर आपका अर्थक्वेक के केस में वो आपका बिल्डिंग जो है अ, अच्छे से उसको विथस्टैंड नहीं कर पाएगी अर्थक्वेक फोर्सेस को। अगर आपको आर्किटेक्चरल इस प्रकार से कोई आता भी है, तो बीच में एक गैप देना चाहिए। फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एल शेप बिल्डिंग बना रहे हैं, इस टाइप से एल शेप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो एल शेप अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये असिमेट्रिकल बिल्डिंग होगी। अर्थक्वेक के केस में ये वल्नरेबल है, तो इसमें हम थोड़ा-सा बीच में गैप दे दें। आपका बिल्डिंग का शेप एल शेप दिखेगा, लेकिन होगी एक ब्लॉक रेक्टेंगुलर रहेगा, एक ब्लॉक दूसरा रेक्टेंगुलर रहेगा। अलग-अलग ब्लॉक्स में बनाएँगे तो हमारा बिल्डिंग का एक डिज़ाइन जो है कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की बजाय वो सिंपल डिज़ाइन हो जाएगा, तो अर्थक्वेक प्लान करने में हमको ईज़ी रहेगा। इर्रेगुलेटर इस कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसमें दिक्कत आता है। ब्रेसिंग्स का अगर हम यूज़ करते हैं, तो ब्रेसिंग्स में क्या होता है, जो बीम से लेकर कॉलम तक वो ट्रांसफ़र हो जाता है। यूजुअली जो लैटरल फ़ोर्स होता है, लैटरल फ़ोर्स आपके बीम को अटैक करता है। अब बीम को अटैक करेगा, तो बीम कोलैप्स हो सकता है। बीम से अगर कॉलम तक अगर ब्रेसिंग लगा देते, तो बीम से वो जो है फ़ोर्स वो ट्रांसफ़र होके कॉलम पे आ जाएगा। तो बीम का फ़ोर्स कॉलम पे भी हो गया, तो दोनों जॉइंटली उसको यूज़ करते हैं। तो इससे हमको अर्थक्वेक मिटिगेट करने में जो भी नुकसान होता है, उसको कम करने में हमको काफ़ी मदद मिलती है। तो ये ब्रेसिंग्स हम लगा सकते हैं। शेयर वॉल्स का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, शेयर वॉल प्लान कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये प्लानिंग में हमको इतनी सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है, और भी आगे वाले लेक्चर्स में भी जो हम 3 लेक्चर्स लेंगे, वो भी अर्थक्वेक प्लानिंग से ही रिलेटेड है। वो 3 लेक्चर और ये लेक्चर से मिलके ही हमारा जो पूरा प्लानिंग संभव है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स की। तो हम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे और हम अपने अच्छे से अपने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन भी कर पाएँगे, प्लान भी कर पाएँगे और कंस्ट्रक्ट भी कर पाएँगे। थैंक यू वेरी मच।